हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सेकेंड ग्रेड के लिए हेतु भारद्वाज के द्वारा लिखी हुई कहानी जिसका नाम है पटाक्षेप नहीं होगा। पटाक्षेप शब्द का अर्थ होता है पर्दा गिरना। हेतु भारद्वाज का जन्म 1937 ईस्वी में, जन्म स्थान रामनेर बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। 1960 राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से हिंदी साहित्य में एमए और 1981 में राजस्थान विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में पीएचडी की उपाधि ली थी। नीम का थाना सीकर में प्रधानाचार्य के रूप में सेवानिवृत्त हुए। इन्हें राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से 2 बार सम्मानित भी किया गया था। अब होती है अपनी कहानी शुरू। पटाक्षेप नहीं होगा। डॉक्टर हेतु भारद्वाज। पटाक्षेप कहानी किस बारे में लिखी हुई है, इसमें क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पटाक्षेप नहीं होगा कहानी देश की आज़ादी से शुरू होती है। यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके पश्चात की कहानी है, उसके शुरुआत में, जिसमें देश के साथ ही रामनेर गांव की आज़ादी की बात से कथाकार पूरे माहौल की रचना करता है। गांव का ठाकुर पहले की तरह ही मुखिया बना हुआ है। इस मुखिया के ब्राह्मण पूज्य सहयोगी हैं। यानी गांव का ठाकुर है ना, उसका साथ कौन दे रहे हैं? वहाँ के ब्राह्मण लोग। गांव का नाम क्या बताया है इसमें? रामनेर बताया है। हालांकि ये कह रहे हैं ये किसी भी गांव की कहानी हो सकती है, लेकिन इन्होंने खुद ने जो गांव का नाम लिया है वो गांव का नाम बताया रामनेर गांव। इसके अलावा शेष निर्धन वंचित जातियों के लोग इनके शोषण के लिए अभिशप्त से लगते हैं। अभिशप्त यानी शाप से ग्रस्त, यानी कि अन्य जातियों के लोग जो निम्न वर्ण के लोग हैं उनका शोषण किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कहानी में कोई भी पात्र नहीं है, यानी इसमें कोई विशेषतया नायक नायिका वो वाली बात नहीं है। जैसे प्रत्येक हम कहानी देखते हैं तो इसमें एक खलनायक दिख जाता है, नायक होते हैं, नायिका होती है, उसके साथ ही संगी होते हैं, लेकिन यहाँ इस कहानी में ऐसा कोई पात्र नहीं है। इसके साथ ही गांव में रहने वाले कुछ किरदार हैं जो रामनेर की तरह है, किसी भी गांव के हो सकते हैं। इस गांव में समतावादी समाज के नाम पर, समतावादी समाज अर्थात वो समाज जिसमें समानता का भाव हो, लोकतंत्र का जो नाटक पहले चुनावों से चल रहा है वह आज भी जारी है। मुख्य बिंदु हैं इसमें रामनेर गांव का ठाकुर आज़ादी के बाद भी गांव का मुखिया ही बना हुआ है। इस कहानी में कोई भी पात्र नहीं है। इस गांव में समतावादी समाज के नाम पर लोकतंत्र का जो नाटक चुनाव से पहले चल रहा था वह आज भी जारी है। आज़ादी के बाद गांव में स्कूल, डाकघर खुले, इस तरह के बदलाव से लोकतंत्र का आना ही था कि मतलब आज़ादी के पश्चात गांव में क्या क्या बदलाव हुए हैं। स्कूल हैं, डाकघर खुले हैं, ये कुछ बदलाव हुए हैं। गांव में निर्विरोध निर्वाचन के रूप में ठाकुर के बेटे राम सिंह को सरपंच बनाया गया। यानी गांव में कैसा चुनाव हुआ है? निर्विरोध चुनाव हुआ और जिसमें ठाकुर के बेटे राम सिंह को सरपंच बना दिया गया। ये लाइन आपको कुछ कह रही है, ये लाइन आपको बता रही है कि गांव में अभी भी ठाकुरों का चर्चा है। ठाकुर लोग अभी भी अपना ही हुक्म मनवाते हैं। पहले राम सिंह होता है और राम सिंह के पश्चात उसके बेटे को भी चुनाव के लिए खड़ा करके उसे जितवा देते हैं। गांव के 2 भाई महेंद्र और बलबीर शहर जाकर कमाने लगे। इससे रुष्ट होकर सरपंच ने जमीन से इन्हें बेदखल कर दिया। ये लाइनें आपको ध्यान में रखनी है। हालांकि मैं आपको नोट्स जरूर, मेरे हस्तलिखित नोट्स आपको उपलब्ध करवाऊंगी और साथ में मुख्य बिंदु भी पढ़ाऊंगी, लेकिन फिर भी ये लाइनें भी आपको ध्यान में रखनी है कि गांव के 2 भाई, एक का नाम महेंद्र और एक का नाम बलबीर, दोनों शहर जाकर कमाने लगे। इससे रुष्ट हो गया सरपंच और उन्हें जमीन से बेदखल कर दिया। राम सिंह ने कई सालों तक राज किया। बलबीर और महेंद्र के अत्यधिक विरोधों के बाद भी राम सिंह चुनाव जीत ही गया।
अंत में राम सिंह अपने पुत्र नाहर सिंह को जीत दिलवा देता है। इस प्रकार से इस नाटक का पटाक्षेप नहीं होता, क्योंकि इसमें यही बताया गया है कि नाटक का पर्दा गिरता ही नहीं है तो कहानी का अंत कैसे होगा। क्योंकि जब गांव में उन्हीं ठाकुरों की, ब्राह्मणों की चलती रहेगी तो फिर निम्न वर्ग को कब मौका मिलेगा। जब ढंग से वो वास्तविकता में चुनाव नहीं जीत पाते हैं तो चाल चलते हैं और फिर से निम्न वर्ग को दबा देते हैं। ऐसा ही इस कहानी में बताया हुआ है। अब अपनी कहानी शुरू होती है। ये पटापेक्ष नहीं है, पटाक्षेप ही है। आज़ादी के बाद जो कुछ बदलाव इस गांव में हुए उनमें स्कूल और डाकखाना खुलने के अलावा 10 गुना लगान जमा करवाकर किसानों का स्वयं जमीन मालिक बन जाना था। यानी आज़ादी के बाद क्या बदलाव हुआ था, एक तो स्कूल डाकखाना खुल गए, उसके अलावा 10 गुना लगान जमा करवा के किसान स्वयं जमीन के मालिक बन जाते थे। ठाकुर की जमींदारी से कुछ को तो मुक्ति मिल जाती और कुछ अभी भी ठाकुर ब्राह्मणों के रहमो करम पर ही थे। रहमो करम यानी उनकी कृपा पर ही निश्चित थे। इस तरह के बदलाव के साथ गांव में लोकतंत्र को भी आना ही था। पहली बार ग्राम पंचायत के चुनाव आए। गांव वाले समझे ही नहीं कि क्या करना है। इस पर मुखिया ने गांव में सभा बुलाकर सबसे राय पूछी। यानी शुरू में गांव वालों को पता ही नहीं था अब करना क्या है, तो गांव के मुखिया ने गांव में एक सभा बुलाई और पूछा कि किसे प्रधान बनाया जाए। तो उसके सखे, अभी पीछे हमने देखा था कि ब्राह्मण लोग उन्हीं के पक्ष में थे, तो एक पंडित मित्र ने उसे ही प्रधान बने रहने के लिए कहा। लेकिन बदले में उसने बुढ़ापे का बहाना बनाया और पंडित के कहने पर ठाकुर के बेटे राम सिंह को सर्वसम्मति से प्रधान चुन लिया गया। यानी पहले तो राम सिंह का पिता था और फिर राम सिंह को प्रधान चुन लिया गया और बाकी चुनाव भी सर्वसम्मति से ही हो गए। मुखिया ने बाद में गांव वालों को बताया कि निर्विरोध चुनाव के कारण गांव का नाम पंडित नेहरू तक गया है। गांव वाले बड़े खुश हुए कि अब वहां जाकर मुखिया बाद में बताता है कि हमारे गांव का नाम, हमारे यहाँ निर्विरोध चुनाव हुए ना, तो इसका नाम पंडित नेहरू तक पहुंच गया है। ये घटना उस समय की है जब पंडित नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। गांव वाले इस बात को सुनकर बहुत खुश हुए। ग्रामनेर गांव में आबादी के लिहाज से ठाकुर ब्राह्मण तो बराबर थे ही, कुछ और दलित जातियों के भी घर थे, लेकिन चमारों की संख्या इनमें सबसे ज़्यादा थी। कि गांव में ठाकुर भी थे, ब्राह्मण भी थे, अन्य जातियां भी थी, लेकिन दलित जातियों के घरों में चमारों की संख्या ज़्यादा थी। इस बात को चमार नहीं जानते थे क्योंकि उनकी हैसियत ही ऐसी नहीं थी, क्योंकि उनको कभी ऐसा मौका ही नहीं दिया था। हालांकि इनमें से कुछ के पास जमीन भी थी और पैसे भी थे। गांव के स्कूल में राम सिंह ने कच्ची पक्की इमारत बनवा दी और अपने गुर्गे को नियुक्ति दिलवा दी। गुर्गे यानी क्या होता है, शिष्य को, अपने ही चेले को वहां पर नियुक्ति दिलवा दी, अर्थात अपने ही चेले को वहां पर पढ़ने के लिए लगा दिया। वही डाकखाने का भी काम देखने लगा। वो ही गुर्गा है यानी वही चेला है, वो डाकखाने का काम भी देखने लग गया। इस उद्दंड गुर्गे ने पढ़ाने के बजाय बच्चों को पीटा ज़्यादा और बच्चे शिक्षा के मामले फिसडी हो गए, यानी फिसडी रहे यानी पिछड़े ही हुए रह गए। गांव में बदलाव की पहली बयार 2 ब्राह्मण भाइयों, पहली हवा किधर से आई बदलाव की, 2 ब्राह्मण भाई थे, महेंद्र और बलबीर के दिल्ली जाकर काम करने की खबर से आई। इनका पिता स्वाभिमानी था और मुखिया से दबता नहीं था। नाराज मुखिया ने उसे जमीन से बेदखल कर जबरन अपना कब्जा जमा लिया। पुलिस भी कुछ नहीं कर सकी और आखिरकार एक दिन गांव के पास नहर किनारे उसकी लाश मिली। उसके अनाथ बच्चों को मामा दिल्ली ले आया, कुछ पढ़ाया और सरकारी ऑफिस में चपरासी लगवा दिया। दोनों कभी कभार गांव आकर घर की मरम्मत करवा जाते।
इनके मन में भी मुखिया के विरुद्ध गहरा आक्रोश था कि मुखिया है ये बहुत ही बुरा व्यक्ति था, और जो महेंद्र और बलवीर दो भाई थे उन पर ये चिढ़ता था। दोनों भाई जान गए थे कि निर्विरोध चुनाव मुखिया की ही रणनीति का हिस्सा था, कि मुखिया ने खुद की चाल चली है, वरना निर्विरोध चुनाव नहीं होते। दिल्ली में रहने के कारण वे जानते थे कि अगर चमारों को संगठित कर दिया जाए तो मुखिया के आतंक से गांव को मुक्ति मिल सकती है। उन्होंने दिल्ली में ही तय कर लिया था कि अगले चुनाव में वे थोड़े बहुत पढ़े लिखे, समझदार और आर्थिक रूप से किंचित समर्थ फगना को चुनाव लड़वाएंगे। ये फगना एक यहाँ पर पात्र का नाम आया है कि इन्होंने सोचा कि एक निम्न वर्ग के व्यक्ति जिसका नाम है फगना, उसको चुनाव लड़वाएंगे, जो कुछ पढ़ा लिखा हुआ भी था। फगना को उनकी बात में दम लगा और फिर सारे चमार एक हो गए। मुखिया और सवर्णों को जब पता चला तो उन्हें बलवीर और महेंद्र पर बहुत गुस्सा आया। उन्हें हर तरह से समझाने की कोशिश हुई, लोभ लालच भी दिया और डराया धमकाया भी, लेकिन वो दोनों भाई तो अपनी बात पर अड़े रहे। मुखिया ने चमारों को बुलाकर समझाया तो जो ठाकुर की दया पर निर्भर थे वे तो पसर गए, यानी वो तो उस मुखिया ठाकुर की तरफ हो गए। जाति के मामले में क्या करते कि उनको तो कुछ समझ में आया नहीं, इसलिए वो ठाकुर की ओर चले गए। ठाकुर ने कहा कि चुपचाप साथ देना, नहीं तो देख लेना। इस तरह चमारों में अदृश्य फूट पड़ गई। इस तरह से दिखाई तो नहीं दे रही थी ऐसी फूट, ठाकुर को नहीं पता चल पा रहा था, लेकिन नहीं दिखाई देते हुए भी उनके मध्य फूट पड़ गई। चुनाव का नतीजा वही निकला जिसकी आशंका थी। चमारों की फूट से राम सिंह ने फगना को भारी मतों से पराजित किया। अब चुनाव में जो फगना को भारी मतों से पराजित कर दिया, फगना की हार हुई, क्योंकि कुछ लोग ठाकुर की तरफ मिल चुके थे। तो इस वजह से निम्न वर्ग का जो वोट था, मतदान था, वो आधा आधा हो गया। इस वजह से फगना पराजित हुआ। बलवीर और महेंद्र को मुखिया ने बुलाकर खूब लानत और मलामत की, यानी उनको खूब सुनाया। दोनों ने कहा कि यह आखिरी चुनाव थोड़े ही है। मुखिया ने कहा, तुम्हारे लिए तो आखिरी ही समझो। दोनों भाई पराजय से टूटे फगना के पास गए और उसे हिम्मत बंधाई। दोनों ने कहा कि अपने लोगों को संगठित करने में लगे रहो, अगले चुनाव में सबको दिखा देंगे। उसी रात कुछ लोगों ने महेंद्र बलवीर को बुरी तरह पीट डाला। सुबह फगना और कुछ लोग दोनों को मरहम पट्टी के लिए कस्बे ले गए। थाने गए तो पुलिस ने डांट कर भगा दिया। दोनों भाई वहीं से दिल्ली चले गए। ये यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि किसने पीटा होगा महेंद्र और बलवीर को? उसी ठाकुर के आदमियों ने पीटा था। और जब थाने गए तो वहाँ पर भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। अर्थात हमारे यहाँ आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन वास्तविकता में अभी भी हमारा देश गुलाम था। अब निम्न वर्ग उच्च वर्ग के गुलाम था। गांव में जातिवादी माहौल घना हो गया। अब जातिवाद फैल चुका था। विधान के अनुसार पंचायत के चुनाव 3 साल में एक बार होने वाले थे, लेकिन सूखा और बाढ़ जैसे बहानों से चुनाव टलते रहे और 7 साल तक राम सिंह ही प्रधानी करता रहा। गांव में जातिवादी वैमनस्य बढ़ने लगा, लेकिन फगना के कारण चमारों में आई चेतना से वे ठाकुर ब्राह्मण गठजोड़ का डटकर मुकाबला करने लगे। कि फगना के कारण चमारों में चेतना जागृत हो गई थी, तो अब वो कोई भी गलत बात होती तो ठाकुर ब्राह्मण और एक तरफ निम्न जाति, इनके बीच में मुकाबला होने लगा। राम सिंह इस बीच पंचायत के पैसों से खुद का विकास और तेजी से करता रहा। राम सिंह अपना पेट भरता रहा, अपना ही विकास करता रहा। मुखिया की मौत के बाद वह और निरंकुश हो गया। फिर चुनावों की घोषणा हुई तो चमार बहुत खुश हुए। फगना महेंद्र बलवीर के पास दिल्ली गया। इस बार वे आने के लिए राजी नहीं थे, लेकिन फगना के कहने पर चुनाव से 1 सप्ताह पहले गांव आने के लिए मान गए। दोनों गांव आए
तो देखा चमारों में जबरदस्त जोश था, लेकिन राम सिंह भी कम नहीं था। उसने शुरू से ही इनकी राह में कांटे बिछाना प्रारंभ कर दिया था। पहले तो इन्हें वोटर लिस्ट नहीं मिली, और जब मिली तो देखा उनमें से दोनों भाइयों के साथ चमारों के उन लोगों के भी नाम नहीं हैं जो बाहर रहते हैं। अब राम सिंह ने चालाकी कर दी कि वोटर लिस्ट नहीं आई पहले तो, और जब लिस्ट आई तो देखा कि दोनों भाई जो बलवीर और महेंद्र थे, उन दोनों भाइयों का नाम नहीं था। और दूसरा, चमार जाति के ऐसे कई लोग थे जो उस गांव से बाहर, यानी कि जो दूसरे देश में या दूसरे जिले में जहाँ कमाने गए होंगे वहाँ रहते थे, तो उन लोगों के नाम भी शामिल नहीं थे। जबकि ब्राह्मण और ठाकुरों में सबके नाम थे। इसके बावजूद चमारों के वोट अभी भी बाकी सबसे ज़्यादा ही थे, लेकिन इसके बावजूद चमारों के वोटों की कमी अभी भी नहीं थी, क्योंकि वो संख्या में ज़्यादा थे। यानी जीत का गणित अगर देखें तो चमारों के पक्ष में था और वे लोग आश्वस्त थे। चुनाव से पहले पोलिंग पार्टी आई, जिसका चुनाव अधिकारी संयोग से ठाकुर ही था। अब पोलिंग पार्टी आई तो अब चुनाव का अधिकारी ठाकुर को ही बनाया गया। राम सिंह ने उसे रात को दावत पर बुलाया और उसे दारू पिलाई, तो जाति के नाम पर और रिश्वत में मिले रुपयों के कारण अधिकारी ने राम सिंह को हर हाल में जीतने की रणनीति बताई। भाई ठाकुर ही था, वो भी एक शासक क्षत्रिय वर्ग से था, तो इस वजह से राम सिंह उसे अपने घर में बुला लेता है, रात को बढ़िया दावत देता है, शराब पिलाता है और जाति के नाम पर उसे अपनी तरफ मिला लेता है, कुछ रिश्वत भी देता है। तो वो रणनीति बताता है राम सिंह को कि कैसे आप चुनाव जीत सकते हैं। सुबह पोलिंग के वक्त जब शुरू में मतदाता नहीं पहुंचे तो अधिकारी दोनों के एजेंटों को चाय पिलाने के लिए ले गया। 1 घंटे बाद वे लोग लौटे तो वोटर आने लगे थे। चमारों की औरतें आई तब पता चला कि उनके वोट तो पहले ही दिए जा चुके हैं। इस कहानी में हमें वास्तविकता झलकती हुई दिखाई दे रही है। आप सब लोग भी वोट देने के लिए जाते होंगे या गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि सच्चाई है, ये हर जगह ऐसा चलता है, किसी और के नाम वोट डाल दिए जाते हैं। तो ऐसा ही वहाँ हुआ। चमारों की औरतें आई तब पता चला कि उनके वोट तो पहले ही दिए जा चुके। खूब हंगामा हुआ। साफ था कि राम सिंह ने 1 घंटे में उतने वोट डलवा दिए थे जिससे वो जीत सके, और हुआ भी यही, वो करीब 100 वोटों से जीत गया। फगना ने लोगों की सलाह पर अदालत में चुनाव के खिलाफ रिट भी लगाई और अगले चुनाव तक मुकदमा चलता रहा। अब यहाँ पर ये सरकारी कार्यालयों पर भी यहाँ पर व्यंग्य किया गया है कि वहाँ भी निम्न वर्ग की नहीं सुनी जाती है, वहाँ पर भी पैसे की ही या फिर रुतबे की ही चलती है। राम सिंह के धांधली से प्रधान बन जाने से गांव में सवर्ण दलित संघर्ष और अधिक गहरा हो गया। सवर्ण यानी जो ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, उनमें और दलित वर्ग दोनों में गहरा संघर्ष हो गया। फगना ने केंद्र तक के दलित नेताओं तक पहुंच बना ली तो राम सिंह ने सवर्ण नेताओं से, फगना ने तो अपनी दलित नेताओं से पहुंच बना ली और राम सिंह ने अपने जो उच्च वर्ग है उसके नेताओं से अपनी बात पहुंचा दी। दोनों अपने नेताओं को गांव में लाकर सभाएं कराने लगे और गांव में अलग किस्म की जातीय राजनीति उभार में आने लगी। दोनों तरफ गुंडों की तादाद बढ़ गई और आए दिन संघर्ष होने लगे। राम सिंह पंचायत के पैसों से कागजों में गांव का विकास करता रहा और खुद भी माल हड़पता रहा। कि राम सिंह ने गांव कागजों में तो ये करवा दिया कि वो गांव का विकास कर रहा है और खुद उनके पैसे खाता रहा। फिर चुनाव हुए तो राम सिंह को लगा अब चुनाव जीतना आसान नहीं है, तो उसने इन रणनीतियों पर सोचना शुरू किया। अब फिर से चुनाव की बारी तो आ गई और अब राम सिंह ने दूसरी रणनीति बनानी शुरू कर दी। ब्राह्मण ठाकुरों की मीटिंग बुलाकर पूछा कि क्या करना है। खुद चुनाव से इनकार कर दिया कि खुद ने तो चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और कहा
कि इस बार सब मिलकर तय करेंगे। उसने अपने विश्वस्त चमार लच्छी राम का नाम चला दिया। अब ये क्या चालाकी करता है, अपने विश्वस्त चमार जाति का लच्छी राम था, उसका नाम बताया कि ये चुनाव में इस बार खड़ा होगा। चमार पहले तो खुश हुए, फिर निराश कि इससे तो राम सिंह की ही सत्ता चलती रहेगी, कि भाई ये तो किसके पक्ष में रहेगा, राम सिंह के पक्ष में, ये तो कहना फिर राम सिंह का ही मानेगा। उनमें दो गुट बन गए। राम सिंह के सिखाने से लच्छी राम का जोश दुगुना हो गया और वह अपने जाति भाइयों के कहने पर भी मैदान में डटा रहा, यानी वो खड़ा हो गया चुनाव के लिए। पर्चा दाखिल कराने वाले दिन राम सिंह ने चुपके से अपने बेटे नाहर सिंह का फॉर्म भी भरवा दिया था। आखिर में नाम वापस लेने के बाद 3 उम्मीदवार बच गए थे, और वो 3 उम्मीदवार कौन थे? नाहर सिंह था, लच्छी राम और इतवारी। ये दो तो थे दलित वर्ग से, और नाहर सिंह था सवर्ण वर्ग से। तो चमार यानी 2 दलित और 1 सवर्ण। चुनाव का नतीजा तय था। अब आप भी समझ रहे होंगे चुनाव का नतीजा तो तय ही होगा ना, क्योंकि इस दलित वर्ग के 2 भाग बढ़ चुके हैं, जबकि सवर्ण वर्ग का 1 ही भाग है। तो इसलिए चुनाव का नतीजा तो तय था, क्योंकि राम सिंह ने खेल ही ऐसा खेला था। चमारों के वोट बट गए और नाहर सिंह अपने दादा और पिता की परंपरा को आगे बढ़ाता हुआ फिर से प्रधान बन गया। आज़ादी से पहले उसका दादा गांव का मुखिया था और अब तीसरी पीढ़ी में नाहर सिंह बना था। यह सिलसिला खत्म नहीं हुआ ना, जब तक इस नाटक का पटाक्षेप नहीं होगा हमारा समाज नहीं बदलेगा, कि हमारे समाज में यही होता रहेगा। कहानी का कुछ अंश इसमें पहले बताया गया है कि ये गांव की कहानी है और उसमें कोई पात्र नहीं है, पर जो लोग इस कहानी में विद्यमान हैं उन्हें इसी गांव का कैसे कहूँ। वैसे वे लोग इस गांव के केवल हिस्से मात्र हैं। रामनेर गांव की यह कहानी एक अनवरत चलने वाला नाटक है। अनवरत यानी लगातार चलने वाला नाटक है, पर यह नाटक नहीं है, यह कहानी है। इस नाटक की शुरुआत भारत को आज़ादी मिलने के बाद शुरू हुई थी और ये नाटक आज भी बराबर चलता ही चला जा रहा है, बिना किसी पटाक्षेप के, बिना किसी पर्दे के गिरे हुए। आज भी वही समस्याएं हमारे देश में विद्यमान रह गई हैं। आपको, मुझे आशा है, ये कहानी समझ में आई होगी, और अगर ये कहानी आपको समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आगे आपको रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखे गए निबंध हैं, उन निबंधों के केवल मुख्य बिंदु ही करवाए जाए या फिर निबंध का पूरा वाचन किया जाए। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आप निबंध पूरा पढ़ना पसंद करेंगे या फिर उसमें से छांटे हुए कुछ मुख्य बिंदु लिखना पसंद करेंगे। तो हो सके तो ज़रूर बताना। धन्यवाद।